मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडा जयपुर, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ सभी वर्गीय अंकेक्षण के कार्यक्रमों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल ऑडिट एंड प्रोग्राम्स के सभी वर्गीय अंकेक्षण का अर्थ और परिभाषाएं, सभी वर्गीय अंकेक्षण का महत्व, सभी अंकेक्षण के लाभ, सभी अंकेक्षण के प्रकार के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम सभी वर्गीय अंकेक्षण के व्यवहारिक पहलू, सभी वर्गीय अंकेक्षण विभाग की समीक्षा, चयन समिति की नीति व कार्यक्रम की समीक्षा, प्रशिक्षण संबंधी नीति व कार्यक्रम की समीक्षा, समय लेख की समीक्षा, कार्यभार की समीक्षा, गति समय थकान नियंत्रण की समीक्षा, उपक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, गुणमापन कार्यक्रम की समीक्षा, निष्पत्ति मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, प्राविधियों की समीक्षा, पारिश्रमिक संबंधी नीति व कार्यक्रम की समीक्षा, श्रम निकासी की समीक्षा, मनोबल की समीक्षा आदि विषयों पर विचार करेंगे। सभी वर्गीय अंकेक्षण की समीक्षा की विचार की समीक्षा के अंतर्गत हम बाद में तीसरे भाग में करेंगे। सभी वर्गीय अंकेक्षण के व्यवहारिक पहलू, पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ऑडिट। सभी वर्गीय अंकेक्षण के सैद्धांतिक पहलू पर ऊपर विवेचन किया जा चुका है। अब उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का व्यावसायिक विश्लेषण किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है। कर्मचारी विभाग की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल ऑडिट। एक बड़ी आकार वाली कंपनी के संबंध में प्रबंधन के को देखना चाहिए कि कंपनी में कुशल कर्मचारियों की संपूर्ति के लिए एक पृथक कर्मचारी विभाग है। यह विभाग सामान्यतः यह देखता है कि संपूर्ण उपक्रम में कर्मचारियों के संबंध में सही नीतियां अपनाई जा रही हैं। इस विभाग के प्रधान को श्रम अधिकारी या कर्मचारी प्रबंधक, लेबर ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर कहते हैं। प्रबंधन को यह देखना चाहिए कि कर्मचारी प्रबंधक अपने कर्तव्यों को भलीभांति समझता है तथा वह एक कुशल अधिकारी है। कंपनी के विभिन्न विभागों में जिस प्रकार कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, इसके संबंध में उसे पूर्ण जानकारी है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार के कर्मचारियों को कहां कहां किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वह विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का विस्तृत लेखा रखता है तथा कर्मचारी के चयन, प्रशिक्षण व पदोन्नति की निर्धारित भूमिका निभाता है। चयन संबंधी नीति एवं कार्यक्रम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ सिलेक्शन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। प्रबंधन को कर्मचारी के चयन संबंधी नीति एवं कार्यक्रम की समीक्षा करके निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। किसी भी विभाग के कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर तुरंत व्यवस्था कर दी जाती है। समस्त विभाग को उसकी आवश्यकता के अनुसार संस्था में कर्मचारियों की संपूर्ति कर दी जाती है। विभागों की योग्य कर्मचारी दिए जाते हैं। यदि किसी विभाग में कार्याभाव के कारण कर्मचारी फालतू हैं तो उनकी सेवाओं का अन्यत्र उपयोग की तुरंत व्यवस्था कर दी जाती है। विभिन्न पदों के लिए आवश्यक व्यक्तियों की योग्यता, वेतन आदि पूर्व निर्धारित हैं। जिस विभाग की को कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वह सीधे ही कर्मचारी को चयन करके उसकी नियुक्ति नहीं करता, बल्कि अपनी आवश्यकता कर्मचारी विभाग को भेजता है। कर्मचारियों का चयन करने से पूर्व कर्मचारी विभाग प्रार्थियों की लघु परीक्षा के द्वारा जांच करता है। परीक्षा द्वारा अपनाया गया चयन का तरीका वस्तुनिष्ठ है। परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों का साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें उस विभागाध्यक्ष को भी बुलाया जाता है जिसके लिए कर्मचारी को चयन किया जा रहा है। परीक्षार्थियों की रुचि परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा एवं डॉक्टरी परीक्षा की जाती है। प्रारंभ में प्रार्थियों को कुछ समय के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिसमें उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उसकी उपयुक्तता की जांच की जाती है। यदि प्रारंभिक समय में नवनियुक्त कर्मचारी आशानुकूल काम करता है तो उसे उस पद पर स्थायी बनाया जाता है आदि। प्रशिक्षण संबंधी नीति एवं कार्यक्रम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। प्रत्येक उपक्रम की अपनी विशेषताएं होती हैं। यदि दो उपक्रम एक ही स्वभाव के हैं तब भी उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः यह उचित ही होता है कि नवनियुक्त कर्मचारी को कुछ प्रारंभिक प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए ताकि वह अपने को नए वातावरण के अनुकूल बना सके। यदि कोई कर्मचारी पूर्व प्रशिक्षित है तो भी यह आवश्यक है कि उसे अपने उपक्रम के वातावरण के संबंध में प्रारंभिक जानकारी देने के लिए थोड़ा प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। अतः प्रबंध अंकेक्षक को इस
संबंध में निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। क्या उपक्रम के नए कर्मचारी के प्रशिक्षण के संबंध में निश्चित नहीं होते हुए कार्यक्रम विद्यमान है? क्या नवनियुक्त कर्मचारी के संबंध में प्रशिक्षण लेखा तैयार किया जाता है? क्या कर्मचारियों की प्रगति की जांच के लिए प्रशिक्षण सेवा लेखा की जांच की जाती है? क्या प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई विधि उपयुक्त है? क्या प्रशिक्षण में संबंध में लिखित आदेशों का उपयोग किया जाता है? क्या प्रशिक्षण में लिए फिल्म आदि का उपयोग किया जाता है? क्या कर्मचारियों को द्रुत गति से प्रशिक्षित किया जाता है? क्या प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने में सहायक हो रहा है? क्या प्रशिक्षण कर्मचारियों को साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का ज्ञान देने में सफल हो रहा है? क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के लिए पर्यवेक्षण सुपरविजन की आवश्यकता कम हो जाती है? क्या प्रशिक्षण कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने में सहायक हो रहा है? क्या प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाती है और इसके फलस्वरूप दुर्घटनाओं में कमी हो सकती रही है? क्या पुराने कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण द्वारा नवीनतम आविष्कारों तथा कार्य की विधियों के संबंध में जानकारी दी जाती है? क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय समय पर पुनर्लोकाकरण किया जाता है? आदि। समय लेखी की समीक्षा, रिव्यू ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग, उपयुक्त उपक्रम में नियुक्त कर्मचारियों के आने जाने के समय का प्रतिदिन लिखा किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन शिक्षक को निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। उपक्रम में समस्त कर्मचारियों के आने और जाने के समय का लेखा किया जाता है। समय लेखा विधि ऐसी है जिसमें गलती की संभावना नगण्य है। समय लेखा के समय द्वार पर अत्यधिक भीड़ एकत्र नहीं होती है। समय लेखे में छल कपट की गुंजाइश नहीं है। विलंब से आने वाले कर्मचारियों को पृथक लेखा रखा जाता है और उनके लिए दंड की व्यवस्था है। समय लेखा इतना उत्तम है कि उपक्रम में प्रवेश के पश्चात कोई व्यक्ति उधर उधर समय व्यर्थ नहीं कर सकता और यदि करता है तो वह प्रकट हो जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। समय के लेखे में दोहरी व्यवस्था है, एक प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार जॉब पर अपना विभाग में समय संबंधी दोनों लेखों का समायोजन किया जाता है और यदि किसी कर्मचारी के संबंध में दोनों लेखों में अंतर मिलता है तो उसकी जांच की जाती है। यदि कर्मचारी भोजन के लिए बाहर जाते हैं तो उस समय भी उनके जाने और आने का लेखा किया जाता है। कार्यभार की समीक्षा, रिव्यू ऑफ वर्कलोड, उपक्रम में कुशलतापूर्वक कार्य चलता रहे इसके लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों पर उचित कार्यभार रहे। इस संबंध में प्रबंधन शिक्षक को निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं। जिस कार्य पर जितने कर्मचारी होने चाहिए उन पर उनसे कम संख्या में कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं। यदि किसी कार्य में कभी कम या कभी अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो इसके संबंध में सारणी बनी हुई है और उसी के अनुसार कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मूल कार्य के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं तो वह यह देखना चाहिए कि अन्य कार्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और इन कार्यों के कारण मूल कार्य करने में उस कर्मचारी की कार्यक्षमता में कमी नहीं आती है। वह व्यक्ति अपने मूल कार्य के लिए इस कारण से अवहेलना नहीं करता है तथा अन्य कार्यों को सौंपा जाना एक सामान्य बात नहीं है। किसी विभाग में कार्यभार की स्थिति में परिवर्तन करने पर कर्मचारियों को अंतर विभागीय स्थानांतरण कर दिया जाता है। किसी कार्य को एक विभाग या व्यक्ति को बंटन नहीं किया गया है जिसके लिए उपयुक्त नहीं है, आदि। गति, समय, थकान नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मोशन, टाइम एंड फटीग स्टडीज, उपयुक्त में सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं जिसमें गति, समय और थकान संबंधी अध्ययन प्रमुख हैं। इन अध्ययनों में समीक्षा करके प्रबंधन के शिक्षक को निम्नलिखित बातें देखनी चाहिए। उपक्रम में गति, समय और थकान संबंधी अध्ययन निरंतर किए जाते हैं। इन अध्ययनों में संबंध में अनुसंधान कार्य निरंतर प्रगति पर है। इन अध्ययनों में केवल मानवीय तत्वों का ही ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि संयंत्र, मशीन, उपकरण, सामग्री आदि का भी प्रमाणीकरण कर दिया जाता है। ये अध्ययन मानवीय अवयवों की अनावश्यक हलचलों को ढूंढने में सफल हो रहे हैं और इनके आधार पर अनावश्यक हलचलों को समाप्त कर दिया जाता है। ये अध्ययन कर्मचारियों को न्यूनतम समय में अधिकतम काम प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। ये अध्ययन कर्मचारियों की थकान पर काबू पाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं तथा ये अध्ययन प्रबंधकों की निर्णय कार्य में सहायता करते हैं। प्रबंधक यह अनुमान लगा सकते हैं
कि किस किस कार्य के लिए कितनी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कार्य के स्वभाव के अनुसार मजदूरी की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित की जा सकती हैं। कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक की प्रेरणात्मक योजनाएं अपनाई जा सकती हैं। उपकार्य, जॉब, उपकरण तथा विधियों के प्रमाणीकरण को सुगम बनाया जा सकता है तथा वस्तुओं के श्रम लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।